अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही थी। भाभी ने अपने मायके वालों को खाने पर बुलाया था। भैया ने उनके लिए होटल से खाना ऑर्डर किया था। भैया को मेरी फिक्र नहीं थी। घर में कुछ नहीं बना था। मेरे बच्चे भी भूखे थे, बल्कि भूख से बुरी तरह से तड़प रहे थे, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। भाभी ने फ्रिज को ताला लगा दिया था। मैं मजबूर होकर भाभी से खाना मांगने के लिए गई तो भैया ने थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुमने मेहमानों के सामने हमसे खाना मांगकर हमारी इंसल्ट करवा दी है, अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं रोती हुई अपने बच्चों को लेकर सड़क पर बैठ गई थी। यहाँ तक कि अपने भूखे बच्चों के आगे इतनी ज्यादा मजबूर हो गई थी कि लोगों के आगे भीख मांगना शुरू कर दिया था। मगर किसी ने मुझे भीख नहीं दी। काफी देर तक मैं सड़क पर इधर से उधर फिरती रही। आखिरकार एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और गाड़ी वाले ने कहा, आज की रात मेरे साथ गुजार लो तो मैं खुश कर दूंगा। मैं मजबूर हो गई थी और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। मगर जब मैं उसके बंगले पर पहुंची तो उसके दोस्त को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर तो मेरे बच्चे भूख की वजह से बुरी तरह से तड़प रहे थे। मुझसे उनकी तड़प देखी नहीं जा रही थी। उनकी भूख जैसे मेरी हड्डियों में उतर रही थी। हमारे घर मेहमान आ रहे थे, भाभी के मायके वाले, जो कि हमेशा वहां आते रहते थे। भैया को भी अपने ससुराल की तरफ के लोग बहुत पसंद थे, तभी तो वो हमेशा उनकी आवभगत में लगे रहते थे। भाभी के मायके से 5 लोग खाने पर आ रहे थे, लेकिन खाना पूरे 10 लोगों का मंगवाया गया था। मैं भी तो उनके ही घर में रहती थी, मगर मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल किसी को नहीं था। मेरे बच्चों को खाना देने के लिए भैया और भाभी के पास कुछ भी नहीं था। फ्रिज पर भी वो लोग ताला लगाकर रखते थे। मैं या मेरे बच्चे अपनी मर्जी से फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी तक नहीं पी सकते थे। दिल तो कर रहा था कि फ्रिज पर लगा हुआ ताला तोड़ दूं, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अपने ही माता पिता के घर में इज्जत की रोटी मांगना भी मुझे भीख लगता था। जब दरवाजे अपनों के हों और वही अपने आपकी तरफ नजर उठाकर न देखे तो कितनी तकलीफ होती है। मैं दीवार से लगे अपने बच्चों को देख रही थी। छोटा बेटा नितिन प्यास से होठ चबा रहा था। बड़ी बेटी सोना रोकर आंखें लाल कर चुकी थी। वो दोनों चुपचाप मुझे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो, मम्मी खाने का टाइम कब आएगा, हमें खाना कब मिलेगा। मेरे बच्चों के चेहरों की बेबसी मेरे दिल को दुखा रही थी, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ उन्हें तसल्ली दे सकती थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू जोर से मुंह पर रखा और अंदर जाकर बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मेरा वही घर था जहाँ कभी खुशबू हुआ करती थी, मोहब्बत हुआ करती थी, जहाँ मोहब्बत की हंसी गूंजा करती थी। मगर अब तो यहाँ सिर्फ खामोशी और बेमतलबी का बसेरा था। मैं कांपते हुए कदमों से अपने भैया के कमरे के दरवाजे पर गई थी। उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो भाभी झुंझलाकर कमरे से बाहर निकली थी और कहने लगी, क्या हो गया है, क्या चाहिए तुम्हें। अभी भी उनके शब्द वैसे ही थे जैसे हमेशा हुआ करते थे, कड़क और सख्त। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहा, भाभी बस थोड़ा सा खाना दे दो, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ तो दे दो उनको ताकि उनका पेट भर जाए। मैंने बहुत नरमी से भाभी से बात की थी। मेरी आवाज जैसे शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और हंसते हुए कहने लगी, नाटक बंद करो, मैं तुम्हारी चालाकी बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें तो बस हमदर्दी कमानी है। कैसा लाचारों वाला मुंह बनाकर घर में इधर से उधर फिरती रहती हो ताकि लोग तुम पर तरस कर सके। मैंने कहा था, भाभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में मेरे बच्चों को भूख लगी हुई है, वो बुरी तरह से तड़प रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, भगवान के वास्ते मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भाभी ने चिढ़ते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, ये तुम्हारी परेशानी है, हर बार हम क्यों तुम्हारी परेशानी को देखें। तुम्हें तो आदत हो गई है रोने धोने की और हर छोटी छोटी बात पर नाटक करने की। अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उन्होंने झटके से हाथ जोड़ते हुए कहा, जाओ और हमारी जान छोड़ दो। भाभी की बातें सुनकर मैं सुन होती जा रही थी। इतने में पीछे से भैया की आवाज आई। उन्होंने कहा, क्या हो रहा है, फिर कोई नया तमाशा लगा हुआ है। भाभी ने भैया की तरफ देखते हुए कहा, देख लो, हमेशा तुम्हारी बहन भूख भूख कर रोना रोती रहती है। भैया कहने लगे, तुम्हें तो हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, खुद तो तुम कुछ करती नहीं हो, बस लोगों से मांगना आता है। मैंने कहा, भैया मैं क्या करूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। भैया मैं अपने बच्चों की भूख का बहाना नहीं करती हूँ, एक बार आप अपनी आंखों से देख लो कि उनकी हालत क्या हो गई है। भाभी ने फ्रिज पर ताला लगा दिया है और किचन में भी खाने का कुछ नहीं है। भैया कहने लगे, वो तुम्हारे लिए ही लगाया गया है ताकि तुम खाने का नाजायज इस्तेमाल ना करो। तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं है, बस घर में रहना है और रोना धोना करना है। अब बस भी करो। भैया तो इतना कहकर अपने कमरे में वापस चले गए थे और भाभी शातिराना मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए दरवाजा बंद करती हुई अंदर चली गई थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी आंसू बहाती रही, लेकिन जब किसी को मेरी तकलीफ नजर न आई तो मैं खामोशी से कमरे में लौट आई थी। इस समय मैं सिर्फ एक माँ थी जिसका घमंड टूटा था, हौसला बिखरा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो आंसू बहने लगे। मैं आंगन से कमरे में गई, बच्चों को देखा, बेटे को गोद में उठाया और फिर बड़ी बेटी को पकड़कर अपने पास बैठा लिया। सोना मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मम्मी हमारे पापा कब आएंगे। ये सवाल हर रोज मेरे दिल को छलनी करता था और आज अपने बच्चों को जवाब देना और भी मुश्किल हो गया था। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि बेटा वो जल्दी आ जाएंगे, बस तुम प्रार्थना करो। और दिल ही दिल में मैं सिसक गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। मेरे बच्चे अभी तक भूखे थे। मैंने कमरे की लाइट बंद की थी, शायद अंधेरे में उन्हें भूख का एहसास कम हो, शायद उन्हें नींद आ जाए और सोने के बाद उनको भूख न लगे। लेकिन बच्चों की कर रहा सुनाई देती रही। भूख छुपी नहीं जा सकती थी, न छोड़ी जा सकती थी। तभी आंगन में आवाज आई चीखने की। भाभी ने सबके सामने शोर मचा दिया था और कहने लगी कि ये औरत हम पर इल्जाम लगाती है, कहती है कि हम इसे खाना नहीं देते, और तो और हम इसे मारते भी हैं, बदतमीज कहेगी, हमारे ही घर में रहती है और हमारी ही इज्जत खराब कर रही है। मोहल्ले वाले दीवारों के पार से झांकने लगे थे। भैया भी आ गए थे। भैया ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो दिशा, किस बात का शोर मचाया हुआ है, होश में आओ। भाभी कहने लगी, अरे वही तुम्हारी बहन की बदतमीजी कभी खत्म ही नहीं होती। भैया कहने लगे, अब उसने क्या कर दिया।
भैया दौड़ते हुए मेरे करीब आए और कहने लगे, देखो तुम्हें इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, वरना हमारा घर छोड़ दो। मैंने चिल्लाकर कहा, भैया मैं यहाँ तमीज से ही रहती हूँ, मैं आप लोगों से कुछ कहती भी नहीं हूँ, ये मेरे पिता का भी घर है, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी आवाज कमजोर थी। इस पर भाभी कहने लगी, देखो देखो यह है तुम्हारी बहन की बदतमीजी, कितनी जुबान चला रही है अपने बड़े भाई से। भैया कहने लगे, अच्छा इस घर में रहना है तो फिर यहाँ के रहने के तरीके सीखो। भाभी का गुस्सा तो जैसे आसमान पर था। भैया के जाने के बाद वो मेरे करीब आई और मेरे बच्चों को खींचा। मेरे बच्चे डर गए थे। मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मेरा दिल चीख उठा था। मेरी बेटी ने जल्दी से मुझे संभाला। मैंने कहा, भाभी बस बहुत हो गया है। मैं खड़े होकर अपने दोनों बच्चों को अपनी तरफ समेट लिया। दरवाजा खोला तो रात के अंधेरे ने जैसे गले लगा लिया हो। भैया खामोशी से ये सब तमाशा देखकर भी खामोश रहे थे। मेरे लिए इस घर में रुकना अब नामुमकिन हो गया था। मेरे बच्चे बुरी तरह से डर रहे थे। मैं उनको लेकर खामोशी से सड़क पर कदम रख चुकी थी तो ऐसा लगा जैसे जमीन भी साथ छोड़ चुकी है। मैं वही औरत थी जो कभी गहने पहनती थी, जो शान से गाड़ी में बैठती थी, आज नंगे पैर अपनी आंखों में शर्मिंदगी लिए अपने ही भाई के घर से निकाली जा रही थी। मैं सड़क पर आकर बैठ गई थी, अपने बच्चों को सीने से लगा लिया था। सड़क की ठंडक मेरे पैरों में उतर चुकी थी और बच्चों का शरीर बुखार में जल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन सुबह होने का कोई एहसास नहीं था। कुत्तों के भौंकने की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। मुझे और बच्चों को डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अपने साए में लिपटा रखा था। गुजरने वाली गाड़ियां हमारी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे हम कोई गंदगी हो, जैसे इस दुनिया पर बोझ हो। लोग करीब से गुजर रहे थे, किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बच्चों को ढकने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा दुपट्टा भीगा हुआ था, शायद मेरे आंसुओं से। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक बस वाला रुका और कहने लगा, बहन यहाँ मत बैठो, पुलिस पकड़कर ले जाएगी तुम्हें। मैंने नजर झुका ली थी लेकिन कुछ कहा नहीं था। मेरे बच्चे थोड़ी ही देर में सो गए थे। मैं सड़क के एक किनारे पर अपने बच्चों को लेकर जमीन में बैठ गई थी। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा था। वो पसीने में भीगे हुए थे। बुखार, भूख और थकान ने उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया था। मैं किसी को आवाज नहीं दे सकती थी। मैं सिर्फ बैठ सकती थी जैसे जमीन ने पनाह दी हो। वैसे भी हम इस जमीन के साथ चिपक कर बैठ गए थे। हमारा ना कोई घर था ना कोई सहारा था। सारी रात बड़ी तकलीफ के साथ गुजरी थी। फिर करीब में एक तांगे वाला आया। वो बहुत बूढ़ा था और मेरे करीब आकर कहने लगा, बेटी थोड़ा पुराना खाना है, ले लोगी, बर्बाद मत करना, इसे खा ही लेना। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मुझे इस समय खाने की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भला मैं इस खाने को बर्बाद क्यों करूंगी। ये खाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी बनकर आया है। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके दिए गए 2 डिब्बे अपने बच्चों के सामने रख दिए। छोटे बेटे ने रोटी पकड़ी तो उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा शायद उसके हाथ से रोटी भी छूट जाएगी। मैंने उसके हाथ से रोटी लेकर उसे अपने हाथ से निवाला दिया, लेकिन वो उसके हलक से नहीं उतर सका था। वो रात हमने उसी सड़क पर गुजारी थी। बच्चे कभी सोते कभी जागते थे। दोपहर को पुलिस आई। एक सिपाही ने सख्त शब्दों में पूछा, यहाँ क्या कर रही हो, ये जगह नहीं है बैठने की। मैंने कहा, साहब तो मैं और कहाँ जाऊँ, बस थोड़ी देर यहाँ बैठा रहने दो, थोड़ी देर में चली जाऊंगी, मेरे बच्चे बीमार हैं। उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, चलो बस करो, अब यहाँ से हटो। मेरी रिक्वेस्ट करने पर भी उसने मेरी एक न सुनी तो मैंने बच्चों को उठाया और साथ की दीवार के साय में बैठ गई थी। वहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक ने मुझे पानी की बोतल थमा दी। कहने लगा, लो पी लो, गर्मी बहुत हो रही है। मैंने जल्दी से पानी की बोतल पकड़ ली और बच्चों को पानी पिलाया था। तभी एक कुत्ते ने हमारे पास आकर कुछ बचा कुचा सूंघने की कोशिश की थी। मैंने हाथ से उसे दूर कर दिया था। मेरी बेटी डरकर मुझे चिपट गई थी। कहने लगी, मम्मी ये हमें काट लेगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, नहीं नहीं बेटी, ये भी हमारी तरह भूखा है। जैसे हम इस लम्हे खाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे ही ये भी तरस रहा है। शायद इसकी और हमारी जिंदगी में अब कोई फर्क नहीं रहा है। इतना कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मेरे सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी। काले रंग की नई गाड़ी थी। उस गाड़ी का वहां रुकना मुझे बहुत अजीब लगा था। तभी दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली, लंबा सा कोट पहने हुए, सीरियस टाइप की, मगर नर्म चेहरा था। थोड़ी झुकी और बिना कुछ कहे मेरे बच्चों की तरफ देखा। वो 2 लम्हे खामोश रही, फिर नरमी से बोली, क्या तुम ही हो वो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। मैं चौंक गई। उसने ध्यान से देखा मगर मैं उसे नहीं जानती थी। उसका चेहरा अजनबी था, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ उसे देखा। उसने मेरा हाथ थामा। उसके ठंडे हाथों में एक अजीब सी हरारत थी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। उसने धीरे से कहा। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। फिर मैंने उस औरत से आखिरकार पूछ ही लिया, आप कौन हो बहन। वो मुस्कुराने लगी जैसे वो मेरे सवाल का ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी, किसी वक्त बताऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो, तुम्हारे बच्चों को आराम की जरूरत है और तुम्हें भी। मैंने कुछ लम्हे सोचा। मेरे दिल ने कहा, मत जाना किसी अजनबी के साथ, किसी अजनबी के घर मत जाना। पता नहीं ये कौन है, पता नहीं मुझे अपने साथ ले जाकर मेरे और मेरे बच्चों का क्या करेगी। लेकिन अकल ने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। फिर बच्चों के चेहरे दिमाग में आए और मैंने सर हिला दिया था। मैंने धीरे से कहा, चलो। वो औरत आगे बढ़ी और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। मैंने बच्चों को एक एक करके गाड़ी के अंदर बिठाया। गाड़ी की खुशबू अलग ही थी, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। सीट पर बैठते ही मेरे बच्चों ने आंखें बंद कर ली थी, जैसे उन्हें सुकून की पहली सांस नसीब हुई हो। गाड़ी चलने लगी थी। बाहर की दुनिया पीछे रह गई थी। अंदर खामोशी थी पर बोझल नहीं। इस औरत ने बैग से जूस निकालकर मेरे बच्चों को दिया, फिर थर्मस से चाय निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। मैंने चाय को घूरा, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमें क्यों सड़क से उठाया, क्या आप हमें जानती हो। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें जानती हूँ, बस तुम मुझे नहीं जानती। मुझे तुमसे मिलने में बहुत देर हो गई है, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो, बस यही काफी है। मैं खामोश हो गई थी, ज्यादा नहीं जानना चाहती थी। इतना जानती थी कि मेरे बच्चों ने एक नरम सीट पर आंखें बंद की हैं और उनके पेट में कुछ जा चुका है, और आज की रात शायद किसी के छत के नीचे गुजरेगी, सड़क पर नहीं। रास्ते में उसने एक फोन कॉल की और कहने लगी, हाँ वो मिल गई है, हाँ वही है, अपने बच्चों के साथ थी, हाँ ठीक है, मैं जल्दी वहां पहुंचती हूँ।
मैंने नजरें झुका ली थी, जैसे कुछ समझ आ रहा हो, मगर अभी पूरी तरह से नहीं। 15-20 मिनट बाद गाड़ी एक बंगले के सामने आकर रुकी थी। दरवाजा जैसे ही खुला, मेरे कदम रुक गए थे। सामने जो कुछ था वो मेरी सोच से बाहर था। ना वो गली, ना वो सड़क, ना वो सस्ता फर्श था जिस पर मेरे बच्चे सोते थे। ये तो संगे मरमर की वो रोशनी करती हुई टाइल्स थी और फूलों से महकता हुआ दरवाजा। सब कुछ इतना बेमिसाल था कि लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मेरे पैर नंगे थे, सामने कालीन बिछा हुआ था जिसकी कीमत मेरे गुजरे सालों से भी ज्यादा लग रही थी। मेरे बच्चे खामोश थे, जैसे वो भी समझ चुके थे कि यहाँ शोर करने की इजाजत नहीं। तभी हमारे सामने दो औरतें आई थी। उन्होंने सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उनमें से एक ने मेरे बेटे को बाहों में ले लिया और दूसरी ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया और नरमी से बोली, हम इन्हें अपने साथ ऊपर ले जा रहे हैं, गर्म पानी से इन्हें नहला देंगे और नहाने का बंदोबस्त भी है, आप बेफिक्र रहो। मेरी नजर उस औरत पर गई जो हमें यहाँ लाई थी। उसने हल्के से सर हिला दिया था। मेरे दिल ने इजाजत दे दी और मैंने अपने बच्चों को जाने दिया। उनके कदम जैसे सुकून की तरफ बढ़ रहे थे। उसने मेरे करीब आकर कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो। अब मैं उसके पीछे पीछे चलती गई। फिर हम एक बड़े हॉल में दाखिल हुए थे। छत इतनी बुलंद थी कि आवाज गूंजती हुई महसूस हो रही थी। दीवारों पर फोटो लगी हुई थी, कुछ फेमस सेलिब्रिटीज की और कुछ पारिवारिक फोटो थी और वहीं पर एक बड़ी तस्वीर भी थी, मेरे पति की। मेरे पति की तस्वीर, सफेद कोट में गुलाबी टाई के साथ, सीरियस चेहरा, वही आंखें जो हर रात मेरे सपनों में आती थी। मेरे कदम थम गए थे, जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया हो। मैंने दोनों हाथों से अपना सीना थाम लिया था। ये तो मेरे, उस औरत ने कहा। हाँ, ये वही है। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम्हारे पति मेरे पार्टनर और मेरे दोस्त थे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ बोल ना सकी थी। मेरी आंखें तस्वीर से हटी नहीं रही थी। दिल एक लम्हे के लिए ऐसे धड़का था जैसे बरसों बाद किसी अपने को देखा हो। मैं वहां पर एक मूर्ति की तरह खड़ी थी और समय जैसे रुक चुका था। फिर वो मुझे एक छोटे मगर सुंदर कमरे में ले गई थी। लकड़ी की टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी और उसने मुझसे कहा, बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं धीरे से बैठी। मेरी उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों में उलझ गई थी। उसने फाइल खोली और अंदर से कागजात निकाले। कहने लगी, ये देखो, ये वो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पति ने अपने आखिरी दिनों में तैयार करवाए थे। इस कंपनी की 51% शेयर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम थे। ये वसीयत है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स है, लेकिन तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया गया है। मैंने डॉक्यूमेंट को देखा पर मैं समझने की हालत में नहीं थी। दिमाग जैसे धुंधला हो गया था। सिर्फ एक शब्द ही सुनाई दिया कि तुम्हें गायब कर दिया गया है। मेरी कांपती हुई जुबान से निकला, किसने? उसने कहा, पता चल जाएगा, अभी नहीं, पहले ये समझोगी, तुम सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं हो, तुम एक कानूनी वारिस हो और तुम्हें बरसों से धोखा दिया जा रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आपको कैसे पता चला? उसने बताया कि तुम्हारे पति मेरे बिजनेस पार्टनर थे। उनकी जब डेथ हुई तो मुझे अजीब सा लगा था कि ना तो उनकी पत्नी सामने आई और ना ही बच्चे, कोई कानूनी दावेदार, कुछ भी नहीं। मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई पर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मिला। बस यही सुना था कि पत्नी बच्चों समेत कहीं गायब हो गई है। मैंने सर उठाया और चौंक कर कहा, गायब? उसने कहा, हाँ, मुझे तो यही बताया गया था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि शायद तुम किसी आदमी के साथ भाग गई हो। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी सांस जैसे रुकने लगी थी। उसने बताया कि मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो आपने क्या किया? उसने कहा, मैंने तुम्हें तलाश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पति का पुराना घर तलाश किया, लेकिन वहां से पता चला वो लोग वहां से जा चुके हैं। नया एड्रेस किसी को पता नहीं था। सोशल मीडिया लो के माध्यम से यहाँ तक के प्रॉपर्टी एजेंट तक के डिटेल निकाल ली थी, पर तुम्हारा सुराग मुझे कहीं भी नहीं मिला। और अब मेरी आवाज जैसे कहीं अंदर से आ रही थी, अब तुम मेरे सामने हो और ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप के लिए खड़ा होना होगा। मैं उसकी बात सुनकर खामोश रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। कमरे की दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी, मेरे पति की फोटो। उस औरत के साथ किसी सेमिनार या अवार्ड फंक्शन की फोटो थी। दोनों बहुत खुश थे। मेरे दिल में सवाल उठा मगर मैंने दबा लिया था। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें टाइम लगेगा सब समझने में, मगर तुम अकेली नहीं हो। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। मैंने धीरे से कहा, मुझे लगा था कि बस मैं जिंदा लाश हूँ। आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कोई हूँ, किसी की थी, किसी की हूँ। उसने नरमी से कहा, नहीं, तुम सिर्फ किसी की नहीं हो, तुम खुद एक पूरा वजूद हो और अब समय आ गया है अपने लिए जीने का, अपने बच्चों के लिए जीने का। मैं उस रात बड़ी मुश्किल से सो सकी थी। बच्चों की नींद गहरी थी, वो सुकून में थे और मैं जागती रही। छत को तकते हुए दिमाग में वो फाइल घूम रही थी, वो तस्वीरें, वो औरत की आवाज और सबसे बढ़कर वो सच जो बरसों से मुझसे छुपा रहा। मैं चाहती तो रात को ही इस औरत से सब कुछ पूछ लेती, मगर मैंने खुद को रोका। मुझे पता था कि सुबह मेरे सामने जो आने वाला वो मेरी जिंदगी बदल देगा और मुझे पूरी तरह होश में रहना होगा। अगले दिन नाश्ता खामोशी से गुजरा। बच्चों ने पहली बार शिकायत के बिना खाना खाया। वो टेबल मेरे लिए नई थी, वो बर्तन, वो नौकर, सब कुछ जैसे सपना हो, मगर मैं हर चीज को हकीकत मानने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि मेरे अंदर अब झूठ सुनने की हिम्मत नहीं रही थी। सुबह 10 बजे वो औरत फिर मेरे कमरे में आई थी। इसका नाम अनामिका था। वो बोली, तुम तैयार हो? मैंने गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, सच सुनने के लिए अब मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। हम दोबारा इसी ऑफिस रूम में बैठे थे। उसने फाइल खोली और मुझे एक कागज दिखाया। उसने कहा, ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो तुम्हारे पति ने अपने नाम से ली थी। तुम इस बात से अनजान थी, इसमें तुम्हारे बच्चों का नाम दर्ज है। मैंने डॉक्यूमेंट देखे, सच में हर लाइन पर मेरा नाम लिखा था। मेरे बच्चों के इर्द नंबर्स दर्ज थे। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। उसने दूसरा कागज निकाला और कहने लगी, ये वो क्लेम फॉर्म है जो बाद में जमा कराया गया था। देखो यहाँ सिग्नेचर किसके हैं। मैंने धोखा देखा और जैसी मेरी दुनिया रुक गई हो, वो मेरे भैया के सिग्नेचर थे। मेरे और मेरे नाम की जगह एक जाली सिग्नेचर थे। मैंने फाइल बंद कर दी। उन्होंने कैसे मेरी जगह? मेरी जुबान लड़खड़ा गई थी। अनामिका ने कहा, वो तुम्हारे पति की मौत के फौरन बाद उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर चुका है। तुम्हारा पुराना घर फौरन बेच दिया गया, किसी पुराने एजेंट के थ्रू। रिपोर्ट में दर्ज करवाया है कि तुम लापता हो। न पोस्टमार्टम की डिटेल दी गई है, न मौत पर कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है। सब कुछ जल्दी जल्दी किया गया है, जैसे तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा वजूद भी खत्म हो गया हो। क्या पता ये सब पुलिस ने स्वीकार कर लिया हो,
क्योंकि उन्होंने पैसों के थ्रू सबको खामोश करवा दिया होगा। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया तो पता चला कि रकम निकाली जा चुकी है। जब मैंने सवाल उठाया तो मुझे गुमराह किया गया था। मैंने धीरे से पूछा कितनी रकम थी मेरे पति की। अनामिका ने जवाब दिया कि लगभग 5 करोड़ रुपए। जैसे वो कोई मामूली बात हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। 5 करोड़ रुपए। मैं अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रही और वो इतनी दौलत पर मजे करते रहे। अनामिका ने फिर उस फाइल में से एक बैंक स्टेटमेंट निकाली और कहने लगी, ये वो अकाउंट है जिसमें तुम्हारे पति की सेटलमेंट की रकम आई थी। कुछ ही दिनों में सारी रकम निकाली गई। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन ये अकाउंट मेरे नाम पर था। उसने कहा, हाँ, लेकिन पता बदला हुआ था, तुम्हारे जाली सिग्नेचर किए गए थे और अब इस अकाउंट का कोई रिकॉर्ड तुम्हारे आइडेंटिटी नंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मैंने बहुत मेहनत से निकलवाया है। मैंने कुर्सी से टेक लगा ली थी। पूरा कमरा मुझे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। हर फाइल, हर कागज जैसे मेरे शरीर पर छुरियां चला रहा था। मैंने सवाल किया, क्या मेरे पति की कंपनी अभी भी चल रही है? उसने कहा, उनके शेयर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर बहुत कानूनी तौर पर क्लेम करना बाकी है। मैं तुम्हारे पति की बिजनेस पार्टनर होने के नाते ये सब कुछ रोककर नहीं रख सकी, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने कहा, और लोग क्या कहते थे मेरे बारे में? उसने बताया कि कोई कहता था कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, कोई कहता था तुम्हारे पति ने खुद तुम्हें घर से निकाल दिया था। एक बार तो एक वकील ने कहा था कि इस जैसी औरत दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर मेरे हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई थी। मैंने पहली बार अपने लिए गुस्सा महसूस किया था, मगर ये गुस्सा आंखों से नहीं निकला था, दिल में जमा हो गया था। मैंने कहा, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं जानती थी तुम यही कहोगी, इसलिए मैं सब कुछ तैयार रख के बैठी हूँ। कल से हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात कि तुम्हें अपनी पहचान वापस लेनी होगी। अपने पहचान पत्र, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट, सब कुछ रिप्लाई करवाने होंगे। तुम्हें कानूनन वापस दुनिया के सामने आना होगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है और मैं उनके हक में लड़ लूंगी। अनामिका ने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, हम जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उस लम्हे मुझे लगा, ये औरत सिर्फ कोई पार्टनर या रखवाली नहीं, ये मेरे जंग की साथी है। मैंने अपनी आंखों में नमी महसूस की थी, मगर पहली बार वो नमी कमजोरी की नहीं, ताकत की थी। मैंने अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी आवाज वापस लेने की कसम खा ली थी। अब सिर्फ मेरी आंखों में नहीं, मेरे हर कदम में जंग थी। सबसे पहले हमने बच्चों को सलामत रखा। वो बंगले के अलग हिस्से में शिफ्ट कर दिए गए थे, जहां उनकी निगरानी में एक नर्स और एक लेडी टीचर भेजी गई थी। बच्चों की सेहत पर काम शुरू हो चुका था। कमजोरी दूर करने के लिए उनको अच्छा खाना दिया जा रहा था। उनके दिमागी सपना भरने के लिए सुकून और उनके शिक्षा की भरपाई के लिए फौरन स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। पहला काम कानूनी दस्तावेज को रेस्टोर करवाना था। हम कचहरी गए, वहां से हमने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, बच्चों के भी डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और अपने पति के मौत का असली डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया। ये सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन अनामिका की टीम हर जगह मेरे साथ खड़ी थी। हर साइन, हर उंगलियों का निशान, हर इन्वेस्टिगेशन मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। फिर हमने सब इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। पहला पड़ाव वो था जहां हकीकत को साबित करना था। कंपनी के पुराने अकाउंट्स, इंश्योरेंस कंपनी के एक रिटायर्ड ऑफिसर और पुराने मोहल्ले के कुछ मेंबर्स ने हमारे लिए कुछ रास्ते खोल दिए थे। इन सब में एक था दिवाकर, जो पहले मेरे पति का पर्सनल ड्राइवर हुआ करता था। बरसों से लापता था, लेकिन जब उसे हमारी तलाश का पता चला तो वो खुद हम तक आ गया था। उसने कहा, मैडम, मैंने वो रसीद देखी थी, वो सिग्नेचर आपके नहीं थे, सब कुछ मेरे सामने हुआ था। मुझे बोला गया था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे घर वालों को नुकसान होगा, इसलिए मैं चुप रहा। हमने उसकी गवाही रिकॉर्ड कर ली थी। फिर हमने वो भी किया जो शायद सबसे नाजुक काम था, खुफिया तौर पर एक कॉल रिकॉर्डिंग। भाभी अक्सर शाम के समय अपने पति से फोन पर बात करती थी। हमारी टीम में मौजूद एक स्पेशलिस्ट ने बंगले में मौजूद पुराने नौकर से कांटेक्ट करके भाभी का पुराना फोन नंबर हासिल किया। उसी नंबर पर हमने भाभी को बातचीत जारी करवाई और एक स्पेशल लिस्ट सॉफ्टवेयर से कॉल रिकॉर्डिंग की गई। भैया की आवाज आई, सुनो, तुमने फ्रिज को ताला क्यों लगाया था? भाभी कहने लगी, तुम्हें पता है अगर मैं ताला नहीं लगाती तो वो औरत कभी भी घर नहीं छोड़ती। मुझे पता था वो भूखी माँ कभी तो बच्चों के लिए झुकेगी। हमें उसे बाहर निकालना था और निकाल दिया। अब वो चली गई है, अब हम सुकून से रह सकते हैं। वो कभी वापस नहीं आएगी। हम अब उसके पैसों पर ऐश करेंगे। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी थी, मगर आवाज दिल में गूंजती रही। वो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद हमने लीगल स्पेशलिस्ट को दे दी गई थी। ये वो सबूत था जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता था। ये उनकी जुबान से निकला हुआ सच था। अगले दिन मैंने भैया को फोन किया। परसों की खामोशी के बाद पहली बार मैंने इस नंबर पर कॉल की थी। उन्होंने मेरी आवाज सुनते ही पहचान लिया था और कहने लगे, शिखा, तुम कहाँ से बोल रही हो? मैंने कहा, भैया, मैं वहीं से बोल रही हूँ जहाँ से तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई और अब मैं सब जान गई हूँ। इंश्योरेंस की रकम, जाली सिग्नेचर और फ्रिज पर लगा हुआ ताला। भैया कहने लगे, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? किसके कहने पर तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मैंने कहा, क्योंकि सबूत मेरे हाथ में है और मैंने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब फैसला अदालत ही करेगी। भैया कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे टकरा रही हो? मैंने कहा, अब मुझे नहीं, बल्कि आपको पता चलेगा कि तुम किससे टक्कर ले बैठे हो। एक माँ जब इंसाफ के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारी साजिशें भी ढेर हो जाती हैं। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अगली सुबह बंगले की सिक्योरिटी में हंगामे की खबर दी गई कि कोई अनजान गाड़ी बंगले के मेन गेट पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। हम फौरन नीचे पहुंचे और बंगले के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखी। वो कोई और नहीं, मेरे भैया थे। उनके साथ एक और इंसान गाड़ी से निकला और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने फौरन पुलिस को खबर दी। सिक्योरिटी टीम ने दरवाजा बंद कर रखा था और पुलिस के आने तक उन्हें बाहर रोके रखा था। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
उनके कब्जे से बच्चों के कपड़े, एक खिलौना और स्कूल बैग भी बरामद हुआ था। ये किडनैपिंग की कोशिश थी। मैं कांप गई थी, लेकिन अंदर से मजबूत रही। वो औरत जो बरसों पहले हर झटके पर रो पड़ती थी, अब और जख्म को हथियार बना रही थी। ये हादसा हमारा आखिरी गैरकानूनी सामना था। इसके बाद हमने सारे सबूत अदालत में जमा करवा दिए थे। रिकॉर्डिंग, गवाही, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, इंश्योरेंस के जाली दस्तावेज और बच्चों की सिक्योरिटी के रिलेटेड सारी बातें। जैसे कि शुरुआत में ही जज ने नोटिस लेते हुए कहा, ये सिर्फ एक जायदाद का केस नहीं है, ये एक औरत, एक माँ और एक पत्नी की पहचान का मुकदमा है। अब अदालत का दरवाजा खुल चुका था और हमें यकीन था कि इंसाफ हमारी दहलीज तक जरूर आएगा। हमने जंग का ऐलान कर दिया था। अब हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम जिस अदालत में गए थे, आसमान साफ था मगर दिल में तूफान था। मैंने सिंपल व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो साफ तो थी मगर नई उम्मीद की तरह उलझी हुई थी। अनामिका ने मुझे तैयार होते हुए देखकर कहा, आज तुम सिर्फ एक गवाह नहीं, तुम पूरी कहानी की मेन कैरेक्टर हो और तुम्हारी सच्चाई सब कुछ बदल सकती है। मैंने धीरे से सर हिला दिया था और दिल में प्रार्थना करती रही। अदालत के अंदर दाखिल होते ही मेरा हर कदम बोझ होने लगा था। अदालत का कमरा अपनी सर्दी में भी एक खास सीरियसनेस रखता था। दीवारों पर लकड़ी की मूर्तियां और जज की कुर्सी की तरफ लगी खिड़की, हर चीज जैसे किसी फैसले के इंतजार में थी। मेरे भैया और भाभी अदालत के कमरे में पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर वो घमंड नहीं था जो कभी उनके हर अंदाज में हुआ करता था। भैया का रंग सफेद पड़ चुका था और भाभी बार बार अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश हो। जज साहब अंदर आए, सब खड़े हो गए थे। पहले कार्रवाई की शुरुआत हो गई थी। हमारे वकील ने सारे दस्तावेज इकट्ठा करके अदालत के सामने रखे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही जज ने पूछा, आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और बच्चों के नाम की थी, लेकिन ये कानूनी तौर पर साबित। वकील ने धीरे से फाइल की तरफ इशारा किया और कहा, ये वसीयत जो प्रोसिक्यूशन के सिग्नेचर के साथ नोटराइज्ड है, इस बात का साफ सबूत है। लेकिन आरोपी ने इन कागजात को दबाकर एक जाल क्लेम जमा करवाया और पूरी इंश्योरेंस रकम हासिल कर ली। इस मौके अनामिका खड़ी हुई। उन्होंने खुद को कंपनी की पुरानी पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने मेरे पति अवनीश के साथ मिलकर बरसों बिजनेस किया और किस तरह मेरे पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपना वारिस साबित कर दिया था। लेकिन जब मैंने अवनीश गुप्ता की पत्नी से कांटेक्ट करना चाहा, तो मुझे बताया गया कि वो कैरेक्टरलेस औरत है। अनामिका ने आगे कहा कि मैंने खुद अविनाश जी की पत्नी और उनके बच्चों को ढूंढने में 1 साल लगा दिया। जज ने हाँ में गर्दन हिला दी थी और फाइल चेक करने लगे। आरोपी मतलब कि मेरे भैया का वकील खड़ा हुआ। उन्होंने मामूली डॉक्यूमेंट पेश किया और कहा, ये सब सबूत नए नए सामने लाए गए हैं, पहले कभी अदालत की रिपोर्ट में शामिल नहीं हुए। जज ने उन्हें गौर से देखा और कहा, अगर शिखा गुप्ता गायब थी जैसा कि आप खुद कहते हैं, तो ये सवाल पहले ही नहीं उठता कि वो पहले क्यों नहीं आई। सवाल ये है कि उन्हें गायब क्यों किया गया। उसके बाद बैंक से बुलाया गया। एक जगह अदालत के रूबरू आया। उसने एक बड़ी स्क्रीन पर वो बैंक स्टेटमेंट दिखाई जिसमें मेरे पति की मौत के कुछ दिन बाद ही पूरी रकम निकाल ली गई थी। ये क्लेम और ये सिग्नेचर, इनकी पहचान के रिकॉर्ड सब जाली है। हमने बाद में पता चलने पर रिपोर्ट फाइल की, लेकिन अवनीश गुप्ता जी का कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं बस खामोशी से बैठी सब सुनती रही। मेरे भैया इस दौरान बार बार अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ कर रहे थे और भाभी जैसे कुर्सी पर सिमटी जा रही थी। फिर अदालत में अगला सबूत मांगा कि क्या इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स में बताया। हमारे पास एक मर्द आया था। उसने कहा कि मृत अवनीश गुप्ता की पत्नी कहीं गायब हो चुकी है। उसने पुरानी तस्वीर और सिग्नेचर पेश किया और कहा, ये क्लेम उसे दिया जाए क्योंकि कानूनी वारिस कोई नहीं बचा। जज ने कहा, क्या उसकी पहचान हुई थी। उस आदमी ने कहा, उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि पुलिस रिपोर्ट भी यही कहती थी कि पत्नी लापता है। जज ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कानूनी वारिस को गुमशुदा जाहिर किया गया ताकि जायदाद पर कब्जा किया जा सके। अदालत में खामोशी छा गई थी। भैया ने अपनी कुर्सी पर हाथ मारा, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सब हकीकत में हो रहा है। फिर वो सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया था। अदालत में एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई थी। वही कॉल जिसमें भाभी खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही थी कि फ्रिज पर ताला उन्होंने ही लगाया था ताकि मुझे तंग किया जा सके और मैं खुद ही घर छोड़ दूं। जब वीडियो चली तो मैंने जज के चेहरे के एक्सप्रेशन को बदला हुआ देखा था। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए थे। ये दिशा जी की आवाज है, जज ने सवाल किया। वकील ने कहा, जी। दूसरे वकील ने फौरन जवाब दिया कि अगर अदालत चाहे तो फॉरेंसिक एक्सपीरियंस करवाया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद जज ने कहा, ये मामला सिर्फ विरासत का नहीं है, ये नियत, साजिश और इंसानियत के खिलाफ धोखाधड़ी का भी है। और आखिरी धक्का तो हमारे वकील ने मेरे पति की मौत से रिलेटेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, जो अनामिका ने हाल ही में दोबारा हासिल करवाई थी। रिपोर्ट में कुछ नई बातें शामिल थी, जिनमें जहर की डिटेल दर्ज थी और एक अनजान इंजेक्शन का निशान भी था। उन्होंने बताया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया है कि मरने से पहले अवनीश गुप्ता का की कंपनी के अकाउंटेंट से कुछ झगड़ा हुआ था। वकील ने अदालत में अकाउंटेंट को बुलाया, जिसके बाद में बात जाहिर की कि वो मेरे भैया के दबाव में था। उसने कहा कि मुझे कहा गया था कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल हिसाब में बदलाव करूं और अवनीश जी के सिग्नेचर के सैंपल किसी खास मेंबर तक पहुंचाऊं। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक अंदरूनी साजिश है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ तो कुछ और ही था। इस गवाही ने हर चीज को बदलकर रख दिया था। अदालत के कमरे में खामोशी थी, वही खामोशी जो हर सच से पहले छा जाती है। कमरे की हर दीवार, हर कुर्सी, हर आंख एक नई सच्चाई के इंतजार में थी। हम वैसे भी कई दिनों से गवाहों और सबूतों के साथ एक मजबूत मुकदमा बना चुके थे। जज के चेहरे पर उलझन कम और यकीन ज्यादा था और हम आखिरी दलील की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उस दिन अनामिका, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया था, एक बार फिर अदालत में दाखिल हुई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक मर्द था। सफेद कपड़ों में, उसके कदम धीरे थे, हाथ में नर्स की उंगलियां थामे हुए था। उसकी चाल में कमजोरी थी, जैसे वो वक्त से पहले बीमारी से गुजरा हो। उसके चेहरे पर जिंदगी की झलक थी, मगर आंखों में अभी भी रोशनी नहीं आई थी। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरी सांसें रुक गई थी। मेरी नजरें कुछ लम्हे उसके लिए दंग रह गई थी। फिर दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया था।
मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई थी, बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था। बड़ी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, मम्मी वो कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से उन्हें उस तरफ इशारा किया। वो मर्द धीरे धीरे अदालत के रास्ते के बीच से चलता हुआ हमारे करीब आया था। अनामिका ने नरमी से मेरे कान में कहा, ये वही है जिसे तुमने बरसों रोते हुए पुकारा। ये तुम्हारा पति है। ये वही इंसान है जिसकी मौत की खबर तुम्हें दी गई थी, जो ऑफिस में मर गया था और जिनको सिर्फ तुमने मुर्दा हालात में देखा था। मैंने यकीन ना करते हुए उसका चेहरा देखा। वक्त ने मेरे पति के चेहरे पर पुराने निशान छोड़ दिए थे, मगर वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती थी। उन्होंने मेरे बच्चों की तरफ देखा, अचानक जैसे कोई किरण दिमाग में चमकी हो। उनकी सांसें तेज हो गई थी और वो बड़बड़ाने लगे। ये आवाजें, ये बच्चे, उनके कदम तेज हो गए थे। वो लड़खड़ाए मगर रुक नहीं पाए थे और मेरे बेटे के सामने आकर रुक गए थे। झुककर उसके चेहरे को थामा और हैरानी से कहने लगे, नितिन, मेरा बेटा। नितिन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मम्मी ये मुझे मेरे नाम से क्यों जानते हैं? मैं पीछे नहीं हटी थी, मैं आगे बढ़ी और मैंने धीरे से कहा, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ खामोश हो गया था, फिर उसने मेरी आवाज पर रिएक्शन दिया, जैसे बरसों की धुन खत्म हो गई हो। मेरे पति की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने कहा, अवनीश तुम जिंदा हो। मैंने समझा कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे, तुम चले गए हो। उसके बाद वो मुझसे लिपट गया था। उसकी बाहों में कमजोरी थी लेकिन जज्बा था। मैंने उसे थाम लिया था जैसे कोई बिछड़ा हुआ परिंदा अपने घोंसले में लौट आया हो। मेरे दोनों बच्चे उसके कदमों में बैठ गए थे और मैंने पहली बार अपने बेटे को इतना मजबूत गले से लगते हुए देखा था। वो चीख रहा था, पापा पापा आ गए। अदालत में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। जज अपनी कुर्सी पर आगे झुककर सब कुछ देख रहे थे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, न किसी ने टोका था। जैसे सबको एहसास हो चुका था कि आज ये वापसी एक गवाही से ज्यादा जरूरी थी। फिर अनामिका ने जज से इजाजत मांगी कि अवनीश अदालत में अपना बयान देगा। जज ने इजाजत दे दी थी। मेरे पति को बैठने के लिए कुर्सी दी गई थी। नर्स एक कदम पीछे हो गई थी, फिर उसने नजरें उठाकर सामने देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कहने लगा, मेरा नाम अवनीश गुप्ता है। मैं अपनी कंपनी में सीईओ था। मुझे मेरी मौत का यकीन दिलाया गया था, लेकिन मैं जिंदा था। वो एक हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी। मेरे अपने लोगों ने मुझे रास्ते से हटाया था, इंजेक्शन दिया था जिससे मेरी याददाश्त गायब हो गई थी। मुझे कई हफ्तों बेहोश रखा गया था। जज ने पूछा, आपको याद है कि वो लोग कौन थे? अवनीश ने सर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मेरा साला प्रतीक जोशी, मतलब कि मेरी पत्नी का भाई, और उसकी पत्नी भी इस साजिश में शामिल थी। ये सुनकर अदालत में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। जज ने कलम छोड़ दिया और वो कुर्सी पर खामोश बैठे रह गए थे। भाभी ने हाथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जज ने फौरन कहा, खामोश रहो, बीच में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवनीश बोलता रहा, कहने लगा, मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक में रखा गया। वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट गायब किए गए, मेरे बारे में झूठ फैलाया गया। कुछ नौकरों ने मुझ पर रहम किया और बाद में एक वृद्ध आश्रम के जरिए मेरी पत्नी की पार्टनर तक बात पहुंचाई थी। मैं कई महीने इलाज में रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बच्चों की आवाज सुनी, सब कुछ याद आ गया है। मैंने अवनीश की बात पर सर हिला दिया था। आंखों में आंसू थे लेकिन जुबान पर धन्यवाद था। मैंने ऊपर वाले से यही मांगा था कि मुझे इंसाफ दे, मगर उसने मुझे मेरा पति ही वापस दे दिया था। जज ने कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी थी ताकि हम दोबारा संभल सके। बाहर आते ही मीडिया मौजूद था। रिपोर्टर ने सवाल की बौछार कर दी थी, मगर अनामिका ने सबको हाथ से रोककर कहा, आज हम सिर्फ खामोशी से शुक्रगुजार हैं। शिखा जी ने इंसाफ मांगा था, उन्हें उनके पति वापस मिल गए हैं, अब कानून बोलेगा। मेरे पति को एक स्पेशल गाड़ी में वापस ले जाया गया था। बच्चों ने उनका हाथ नहीं छोड़ा था। बेटी हर कुछ लम्हों बाद उनकी शर्ट को थाम रही थी, जैसे दूर होकर वो फिर से ना चले जाएं, और मेरा बेटा उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा था, जैसे बरसों से उनसे बिछड़ने का दुख उसे बहुत ज्यादा हो। मैं उनके साथ बंगले तक वापस आई थी, वही बंगला जो कल तक सिर्फ कागजात में हमारा था, आज हकीकत में हमारा लग रहा था। मेरे पति को एक अलग कमरे में आराम दिया गया था। मैं रात भर उनके पास बैठी रही, उनका हाथ थामे। अवनीश ने मुझसे पूछा, तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया शिखा? मैंने कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हें एक न एक दिन सब याद आ जाएगा। मुझे बस अपने बच्चों का भरोसा था और ऊपर वाले का सहारा। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, अब हमें कुछ ठीक नहीं करना, हमें बस जीना है अपने बच्चों के साथ, अपने सच के साथ। उस दिन मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी जैसे वापस आ गई हो। अदालत के कमरे में जो हुआ वो कानून का कमाल था, मगर जो ऊपर वाले ने मेरे लिए लिखा था वो किसी अदालत के मुकदमे में नहीं था। रिश्ते टूट चुके थे, भरोसा मर चुका था, मगर सच जिंदा था, और सबसे बढ़कर मेरा पति जिंदा था। ये वापसी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की वापसी थी। अदालत से निकलते हुए जो हुआ वो सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का हिसाब बराबर होने का दिन था। जज ने फैसला सुनाया तो मेरे शरीर का हर अंग जैसे खामोश हो गया था। दिल में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, सारी जायदाद और कंपनी, कानूनी तौर पर शेयर्स भी अवनीश जी की पत्नी और उनके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर किए जाते हैं। मैंने अपने पति का हाथ थाम लिया था, बच्चों की तरफ देखा और अंदर ही अंदर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। ये वो इंसाफ था जो सालों से अब मुझे मिला था। मगर अब ये बंगला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी छत का गवाह बन चुका था। घर की दीवारें अब हमें जानने लगी थी, जैसे हर एक सांस हमसे कह रही हो, तुम वापस आ गए हो। मेरे पति ने दोबारा अपना बिजनेस संभाल लिया था, मगर पहले से ज्यादा नरमी और सादगी के साथ। मेरे बच्चों ने स्कूल जाना दोबारा शुरू कर दिया था और हर रोज वो मुझे अपने दिन की कहानियां सुनाते थे और मैं किचन में खड़े होकर उनकी आवाज सुनती थी। दिन सुकून से भर जाते थे, मगर हर रात जब चिराग बंद होता था एक ख्याल अंदर आ जाता था, वही हिसाब जो पूरा करने से पहले जाता है। 6 महीने गुजर चुके थे। इन 6 महीने में मैंने ना कोई कांटेक्ट किया था, ना कोई खबर ली थी, लेकिन एक दिन रागनी, जो पहले भाभी के घर की पुरानी नौकरानी थी, हमारे बंगले के बाहर आ गई थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो बहुत परेशान थी, उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उसने धीरे से कहा, देवी जी, भाभी बहुत बुरी हालत में है, वो कर्ज में डूब गई है, मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया
वो बोलती रही और कहने लगी, आपके भैया जेल में हैं और अब उनका कोई सहारा नहीं। भाभी के बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और उनकी फीस का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। वो लोग जिनके साथ कभी चाय पर बातें होती थी, अब दरवाजा भी नहीं खोलते। 3 दिन बाद मैं भाभी के दरवाजे पर पहुंची थी, जहां से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वही दरवाजा जो कभी मेरी इज्जत का निशान था, आज मेरे फैसले की गवाही बनने वाला था। मैंने दरवाजे पर बेल दी, कुछ लम्हे बाद दरवाजा खुला और सामने भाभी खड़ी थी। उनके चेहरे पर ना घमंड था, ना रंग था, बस थकान और शिक्सत थी। मुझे देखते ही वो कुछ कदम पीछे हट गई थी। उनकी आंखों में हैरानी थी और शायद कुछ शर्मिंदगी भी थी। मैंने उनसे नजरें चुराई, वो खामोश रहीं। मैंने कहा, पहचाना? वो धीरे से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तो तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। मैंने साफ शब्दों में कहा, बदला लेने नहीं आई, हिसाब पूरा करने आई हूँ। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन सा हिसाब? मैंने कहा, तुमने मेरे बच्चों को अनाथ बनाने की कोशिश की थी, उन्हें भूखा सुलाया था, उनका हक छीना था। मैं चाहती तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी वही करती, मगर मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूँ। भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपनी बात जारी रखी थी। मैंने कहा, तुम्हारा कर्ज मैंने चुका दिया है, मकान मालिक अब तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाएगा। वो जैसे ये बात सुन नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, क्या क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा, मैं कह रही हूँ तुम्हारे बच्चों को अब स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो जमीन पर बैठ गई थी, जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी। मैंने कहा, मैंने ये जंग अपने बच्चों के लिए जीती थी, बदले के लिए नहीं। अब तुम्हारी बारी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करो, नौकरी ढूंढो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें वही इज्जत वापस दो जो कभी तुमने छीनने की कोशिश की थी। वो सर झुकाकर रो रही थी। मैंने कदम पीछे हटा लिए थे। मेरे लिए अब ये दरवाजा सिर्फ एक मुकाम नहीं, बल्कि एक सबक है और मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी जिंदगी को सबक बनाओ, सजा नहीं। मैं वापस पलटकर अपने घर आ गई थी। मेरे दिल में हल्का सा बोझ कम हो गया था। मैं जानती थी कि हर चीज वापस नहीं आ सकती, मगर इतना जरूर था कि मैं अपने जमीर के सामने सर उठाकर खड़ी थी। ये जंग मैंने जीत ली थी, अपनी माँ और ऊपर वाले की खातिर और अपने बच्चों के सामने। और यही मेरी असली जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।